प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2101 एकजुट शक्ति। झंग यी जैसे ही तियानहाई सिटी पहुंचा, उसने तुरंत लू केआन को बुलाया। मैंने एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। अब तुम जो कर रही हो वो छोड़ो और मेरी मदद करो। इन मिनरल्स को सबसे प्योर एनर्जी में रिफाइन करना है, जो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के लिए है और जो लिंक को पावर देने के लिए है। उन्हें अलग अलग रखना होगा। लू केआन अभी भी एनर्जी की कमी को लेकर चिंतित थी। झंग यी गए सिर्फ एक दिन भी नहीं हुआ था और वो वापस आकर कह रहे थे कि एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ब्रदर, तुम तो कमाल कर रहे हो। ये सब कैसे किया? कोल माइनिंग, झंग यी ने सीधा सा जवाब दिया। क्योंकि मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा थे और उन्हें यहां इकट्ठा नहीं किया जा सकता था, झंग यी ने सीधा आदेश दिया कि लूक कैरन सारे इक्विपमेंट और वर्कर्स को लेकर म्यू यान की शैडो स्पेस में काम करे। अब म्यू यान हर समय झंग यी के साथ रहती थी। हालांकि वो अभी तक इप्सिलॉन लेवल तक नहीं पहुंची थी, झंग यी ने उसे कभी नजरअंदाज नहीं किया। उसने हमेशा उसे पर्याप्त सेंटिपेड ऑरिजिन दिया। इस समय उसकी एबिलिटी इंडेक्स 9999 पॉइंट्स तक पहुंच गई थी और उसकी शैडो का एरिया कई गुना बढ़ गया था। लेकिन फिर भी झंग यी द्वारा इकट्ठा किए गए मिनरल्स को रिफाइन करना कई बार में ही संभव था। असल में इन ओरिजिनल मिनरल डिपॉजिट्स में बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, सी वाटर, रॉक्स वगैरह, जिन्हें पहले साफ करना जरूरी होता है। लेकिन लू कैरन पहले भी फ्रीमॉन से मिली रिसोर्सेज को संभाल चुकी थी, इसलिए उसे इसमें एक्सपीरियंस था। तो उसने कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले एलियंस को साथ लिया और शैडो स्पेस में चली गई। जहां तक फिजिकल वर्क की बात है, अब वो ज्यादातर मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स द्वारा किया जाता है। जैसे ही लू कैरन और उसके साथी शैडो स्पेस में पहुंचे, उन्होंने झंग यी द्वारा जमा किए गए कोल के काले पहाड़ देखे और आंखें चौड़ी कर दी। इतना कोल? ये तो लगता है जैसे नॉर्थ वेस्ट रीजन का सारा कोयला उठा लाए हो। लेकिन लू कैरन जल्दी ही अपने सेंसेस में आई। उसने अपनी बाहें चढ़ाई और कहा, क्या खड़े हो? चलो काम शुरू करो। जितनी जल्दी हो सके इन और से एनर्जी निकालनी है। एनर्जी को पहले स्टोरेज टैंक में भरो, फिर उसे कॉम्प्रेस करके एनर्जी क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट करो। लू कैरन सीधे कोल के एक छोटे पहाड़ के पास गई। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने हाथ उठाए। उसकी एबिलिटी वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन से मैटर के एटॉमिक स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है, अल्टीमेट लेवल की क्षमता। लेकिन बस प्यूरिफिकेशन करना और अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग करना उसके लिए बहुत आसान था। उसके हाथ धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगे और प्लैटिनम लाइट से चमकने लगे। ये शक्ति कोल के छोटे से पहाड़ को धीरे धीरे कवर करने लगी। बूम! वो कोल माउंटेन अंदर से टूटने लगा। भारी मात्रा में कोल ब्लॉक्स अलग हो गए और इंप्योरिटीज दूसरी तरफ निकलने लगी। अब एनर्जी एक्सट्रैक्शन की बारी थी। कॉम्बशन आसान तरीका होता, लेकिन उसमें एनर्जी लॉस होता। लू कैरन के पास उससे बेहतर तरीका था, कॉम्प्रेशन। उसकी नलिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन से ये फॉसिल फ्यूल बिना ज्यादा वेस्ट के एफिशिएंट एनर्जी में बदल गया। एक पहाड़ जितना ऊंचा सैकड़ों मीटर का कोल पाइल पूरी तरह कॉम्प्रेस होने के बाद सिर्फ एक आर्म लेंथ के ट्रांसलूसेंट मेटल टैंक में कलेक्ट हो गया। लेकिन जैसे ही ये काम पूरा हुआ, लू कैरन ने सिर उठाया और इधर उधर देखा। चारों तरफ ऐसे ही अनगिनत कोल के पहाड़ फैले हुए थे। उसने कमर पर हाथ रखे और गहरी सांस ली। चलो शुरू करते हैं। झंग यी अब एकदम फ्रेश महसूस कर रहा था। उसके दिल के ज्यादातर वरीज अब जा चुके थे। फिर उसने सीधे ब्लिजर्ड सिटी छोड़ दी और उत्तर की ओर निकल पड़ा। अब अगला पड़ाव शेंगजिंग, क्योंकि शेंगजिंग क्षेत्र के पास सबसे ताकतवर आर्म्ड फोर्सेस है। उनकी सपोर्ट झंग यी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एंटायर एम्पायर से लड़ाई के लिए सिर्फ टॉप लेवल कॉम्बैट पावर से काम नहीं चलेगा। झंग यी अकेला चाहे लोहे जैसा मजबूत हो,
दीवार में कितने कील ठोक पाएगा? चाहे वो लिंग की मदद से अंडरवर्ल्ड गेट कीपर को रोक भी ले, लेकिन वुलियन एम्पायर के पास अभी भी भारी संख्या में ट्रूप्स और पावरफुल एलियंस हैं, जिन्हें रोकने के लिए मैन पावर चाहिए। उसके पास जितने लोग हैं वो पर्याप्त नहीं है। अगर वो सिर्फ अपने ही लोगों पर निर्भर रहा तो ह्यूमन वेव टैक्टिक से वे थक कर गिर जाएंगे। इसलिए लू कैरन मैकेनिकल आर्मी बना रही है और साथ ही उसे विभिन्न क्षेत्रों से भी फौज उधार लेनी होगी। मकसद ये है कि इतनी बड़ी फोर्स इकट्ठा की जाए कि डायरेक्ट ओवरवेलमिंग विक्ट्री मिले और उसके करीबियों को कोई नुकसान न हो। झंग यी ने चलने से पहले मैंग युअनजून, हो तू और शंग दाओवे से संपर्क किया। मैं शेंगजिंग जा रहा हूं। बहुत समय हो गया, मिलते हैं और बातें करते हैं। तीनों ने खुशी से हामी भरी। वे जानते थे कि झंग यी अब तक जरूर कुछ बड़ा प्लान बना चुका होगा, क्योंकि ये उसके स्वभाव में नहीं कि वो चुपचाप अन्याय सह ले। इसलिए तीनों ने साथ आने का निश्चय किया, झंग यी के पहुंचने का इंतजार करते हुए। झंग यी बहुत तेजी से वहां पहुंचा। कॉल खत्म होते ही वो मिंग इंपीरियल सिटी के गेट पर दिखा। वो अब भी नियमों का पालन करता था। वो सिटी वॉल पर चढ़ा और पास खड़े सैनिकों से बोला, प्लीज इन्फॉर्म देम, मैं हुंदून आया हूं। तुम्हारे लीडर को पहले से पता है। एक जनरल दीवार पर आया और बहुत आदर से सैल्यूट किया। मार्शल मेंग का आदेश मिल चुका है, कृपया टोंगजिन हॉल आइए। झंग यी ने अब अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया। वो किसी और के क्षेत्र में था और उन्हें बेसिक रिस्पेक्ट देना जरूरी था। वो स्पेशल कार में बैठा और सीधे टोंगजिन हॉल की ओर निकल पड़ा। मिंग इंपीरियल सिटी अब पहले से बहुत बदल चुका था। अब वहां एक विशाल ट्रांसपेरेंट कवर था, लेकिन वो कोई सिंपल ग्लास नहीं था, बल्कि मल्टीफसीट हाईटेक स्ट्रक्चर था। अंदर पूरा प्रकाश फैला था, सप्लीमेंटल लाइटिंग से हेल्प मिल रही थी और तापमान बहुत प्लेजेंट था। नीचे गिरी बर्फ गायब हो गई थी। सिर्फ कुछ एरियाज में थोड़ी सी बर्फ जानबूझ कर रखी गई थी ताकि सर्दी का एहसास बना रहे। जब कार टोंगजिन हॉल पहुंचा, वहां लॉन्गमिंग गार्ड पहले से मौजूद थे। 36 तारा योद्धा दरवाजे के बाहर खड़े थे। उन्होंने जैसे ही झंग यी को देखा, आंखों में जिज्ञासा और सम्मान भर आया। क्या ये वही लेजेंडरी केओस है? इतने यंग और स्मार्ट होते हुए भी पूरी दुनिया में सिर्फ 3 साल में फेमस हो गए। कहते हैं आज एलियन वर्ल्ड के सबसे ताकतवर एलियंस में से एक है। ये मेरे आइडल हैं। मैंने इन्हें लास्ट टाइम देखा था और अब फिर से देख रहा हूं। मेरा सपना है कि मैं इनके एक अचीवमेंट तक पहुंच जाऊं। जब ये वेल ट्रेन्ड ताकतवर लॉन्गमिंग गार्ड्स झंग यी को देख रहे थे, तब उनके भीतर का फंबोय बाहर आ गया था। लॉर्ड केओस, हेलो लॉर्ड केओस, मीट लॉर्ड केओस। सभी की आंखों में बस एक ही उम्मीद थी, झंग यी की नजर उन पर कुछ पल के लिए ठहर जाए। चैप्टर 2102 एकजुट शक्ति भाग 2। 3 साल पहले ये वेयरहाउस मैनेजर, जो तियनहाई सिटी के एक साधारण परिवार से आया था, उसका शुरुआती स्तर यहां मौजूद हर किसी से कम था। लेकिन आज वो पूरे हुएक्सू किंगडम में सबसे ज्यादा सम्मानित और शायद सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है। ऐसे इंसान की प्रशंसा कौन नहीं करेगा? उसे अपना गोल कौन नहीं बनाएगा? झंग यी कार से उतरा और सामने खड़े लॉन्गमिंग गार्ड्स को इतना उत्साहित देखकर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और हाथ हिलाकर अभिवादन किया। भीड़ में अचानक एक चीख उठी। कुछ महिला सदस्यों के चेहरे लाल बंदर जैसे हो गए और वे एक्साइटमेंट में बेहोश होने जैसी हालत में पहुंच गई। पूरा माहौल किसी सुपरस्टार के आने जैसा था। लेकिन अब झंग यी की लोकप्रियता के आगे इस तरह की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थी। इस पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में अब लोग उन हैंडसम लड़कों को नहीं पूछते जो गाना बजाना जानते हैं, बल्कि उन एलियंस को जो असली ताकत रखते हैं। झंग यी प्रशंसा भरी नजरों के बीच टोंगजिन हॉल की ओर बढ़ा। जब वो दरवाजे पर पहुंचा, उसने 2 अजनबी युवकों को देखा जो सफेद लॉन्गमिंग गार्ड यूनिफॉर्म पहने हुए थे और दोनों दरवाजे के दोनों ओर खड़े थे।
उनके कपड़े तो लॉन्गमिंग गार्ड जैसे ही थे, लेकिन झंग यी ने पहले ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे थे। दोनों की उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी, शायद 20 के आसपास। एक लंबा और पतला था, लंबे हाथों वाला। दूसरा उलझे हुए बालों वाला था, जिसमें काले बालों में कुछ लाल बाल भी थे। जब दोनों ने झंगी को देखा तो उनकी आंखों में उत्साह था और हल्की सी चैलेंज करने की भावना भी, जो उन्होंने बहुत अच्छे से छुपा रखी थी। क्या आप ही लॉर्ड केओस है? लंबे पतले युवक ने उत्साहित होकर पूछा। झंग यी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम लोग कौन हो? उस युवक ने अंगूठा खुद की ओर दिखाया और बोला, मैं वो आदमी हूं जो भविष्य में आपको पछाड़ेगा। मेरा नाम याद रखिए, मैं हूं शेंजिंग ज़ोडिएक का मंकी, ग्रेट सेज इक्वलिंग हेवन, सन वुकोंग। 12 राशि चक्र, सन वुकोंग। झंग यी ने भौहें उठाई। लगता है शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट नए लोगों को ट्रेन कर रहा है। सामने खड़े ये दोनों युवक शायद इप्सिलॉन स्तर तक पहुंच चुके हैं। अच्छा है, मेहनत करते रहो, झंग यी ने शांत भाव से जवाब दिया। दूसरे लाल बालों वाले युवक ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। इसका मिजाज ही ऐसा है, बुरा मत मानिए। वैसे मैं हूं रैट, चाइनीज ज़ोडिएक में 3 ऑल्टर्स एंड सीज का ग्रेट गॉड नेझा। अगर आप मेरा नाम याद रखें तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। झंग यी मुस्कान के साथ अंदर चला गया और नेझा ने दरवाजा बंद कर दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बिना कुछ कहे अपने स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए चैट करने लगे। नेझा, जैसे उम्मीद थी, केओस। उनकी ऑरा इतनी भारी थी कि मैं हिल भी नहीं सका। पता नहीं हम कब उस स्तर तक पहुंचेंगे। सन वुकोंग ने उसे देखा और जल्दी रिप्लाई किया, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। जनरल शंग दाओवे की प्रेजेंस इससे ज्यादा भारी लगती है। वो तो आम इंसान जैसे लग रहे थे। उसने हाथ सिर के पीछे रखे और अपने बड़े सफेद दांत दिखाए। एक दिन वो मेरी जगह ले सकता है। नेझा ने सांस भरी। तुम समझते नहीं हो, जो लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं वही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास असली ताकत होती है और फिर भी वे उसे छुपाकर रखते हैं। यही मेंटालिटी और संयम हमें सीखना चाहिए। झंग यी ने टोंगजिन हॉल में प्रवेश किया, जहां हो तू, शंग दाओवे और मेंग युअनजुन पहले से इंतजार कर रहे थे। टोंगजिन हॉल का इंटीरियर पुराने और नए का मिलाजुला रूप था। महंगे और पुराने जमाने के महोगनी फर्नीचर और दीवारों पर वो स्लोगन्स जो पिछले शताब्दी में दिखते थे। लेकिन कुछ नए दौर की चीजें भी कोनों में छिपी हुई थी। जैसे कि महोगनी सोफा देखने में पुराना लगता था, लेकिन अंदर हाईटेक से भरा हुआ था। झंग यी को देखकर तीनों तुरंत खड़े हो गए। मेंग युअनजुन हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। हुंदून, बहुत समय हो गया। तुमने हाल ही में बहुत बड़े काम किए हैं। इसमें एक हिडन मीनिंग भी था। शंग दाओवे भी आगे आया और हाथ मिलाया। हमें तियनहाई सिटी में जो कुछ हुआ वो पता है। हमें दुख है, आशा है तुम ज्यादा दुखी न हो तू अभी भी आराम से सोफा पर बैठी थी। उसे फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं थी। उसने बस इतना पूछा, क्या यांग जिंगसन तुम्हारे साथ आई है? झंग यी ने नाक खुजाते हुए मुस्कराया। हां, वो आई है। आखिरकार वो मेरी एडवाइजर है। हो तूने सीधा कहा, तो फिर उसे बाहर बुलाओ। छुपाने की जरूरत नहीं है। बात साफ थी, तो झंग यी ने बिना हिचक के यांग जिंगसन को शैडो से बाहर आने दिया। वो झंग यी के पास खड़ी हुई, गोद में हुआ को लिए, काली ड्रेस में जैसे किसी फेरी टेल की ब्लैक स्नो प्रिंसेस लग रही थी। जी हां, व्हाइट स्नो नहीं, ब्लैक स्नो। झंग यी और यांग जिंगसन पास के सोफे पर बैठ गए। मेंग युअनजुन ने चिंता के साथ तियनहाई सिटी और दोघाई सिटी के हालात पूछे। असल में उन्होंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर ली थी और सच्चाई जान चुके थे। झंग यी ने सच बताया, तियनहाई सिटी में 5000 से ज्यादा लोग लापता है। नुकसान बहुत भारी है। दोघाई सिटी की हालत हमसे भी बुरी है, ज्यादा कैजुअल्टीज। मेंग युअनजुन ने सिगरेट सुलगाई, एक कश लिया और पूछा, तो अब क्या प्लान है? क्या तुम बदला लेने वाले हो? झंग यी के होंठ उठे, बिल्कुल।
अब तो हम स्वॉर्न एनिमीज बन चुके हैं। अगर हम नहीं मारेंगे तो वे करेंगे, इसलिए पहले हमला करना बेहतर है। तीनों को उसका जवाब सुनकर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन कुछ डाउट्स थे। शंग दाओवे ने पैर चढ़ाकर पूछा, लेकिन हमें वुलुयन एम्पायर की पूरी स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं है। वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड में है, और जो शक्ति उन्होंने अब तक दिखाई है वो हमारे पूरे हुएक्सू किंगडम से ज्यादा है। अगर हम रिटेलिएशन करते हैं तो वो बस प्रतीकात्मक हो सकती है, कुछ लोगों या उनके कुछ क्षेत्रों के खिलाफ, लेकिन उनके स्टाइल को देखते हुए उसका नतीजा उनका पागलपन भरा बदला होगा। क्या तुमने सब सोच समझ लिया है? झंग यी ने कहा, चिंता मत करो, मैंने उनकी ताकत का पूरा आकलन कर लिया है। उनकी रेस की पॉपुलेशन, सिटीज की लोकेशन, टेक्नोलॉजी का स्तर और एलियंस की संख्या, मुझे सब कुछ पता है। मैंग युअनजून और शंग दाओवे ये सुनकर बहुत खुश हुए। यहां तक कि हो तू ने भी हैरानी से झंग यी की ओर देखा। फिर उसने यांग जिंगसिन की ओर देखा और सीधा पूछा, क्या इस दौरान जब तुम दूर थे तुमने वुलुयन एम्पायर से जुड़ी कोई ऐसी चीज की जिससे उन्होंने ये पागलपन भरा हमला किया? अगर किसी को वुलुयन एम्पायर की इतनी गुप्त जानकारी चाहिए तो उसे उनके सबसे टॉप कोर पर्सनल से संपर्क करना होगा।